तो लास्ट क्लास में हमने जो बल्ब वाले क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट्स जनरली हम जो पढ़ते हैं यहाँ पे, एक होता है अमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है पोटेंशियोमीटर। ये जनरली में 3 इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें 3 इंस्ट्रूमेंट को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीटर को समझते हैं कि अमीटर क्या होता है और क्या काम है और किस तरह से इसका वर्क होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो अमीटर है, बेटा इसका काम करंट को मेज़र करना होता है। यह मीटर करंट को मेज़र करता है। अब ये कौन सा करंट मेज़र करता है? करंट फ्लो थ्रू इट, यानी इसमें से जो करंट फ्लो होगा ये उसको मेज़र करेगा। क्या कहना चाहता हूँ तो इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला सपोज़ ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है। अब मैंने एक अमीटर यहाँ लगाया हुआ है और एक अमीटर यहाँ लगाया हुआ है। अब मान लो जैसे मैंने बोला यहाँ पे करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट इसमें I1 फ्लो हुआ, इसमें I2 फ्लो हुआ, तो ये करंट I फ्लो इसके अंदर से पास होगा। ये जो करंट है I1 ये A1 के अंदर से पास होगा और I2 A2 के अंदर से पास होगा। तो इसकी जो रीडिंग होगी बेटा, ये जो मेज़र करेगा, मेज़र या रीडिंग बात एक ही होती है बेटा, ये होगी I1, ये होगी I1। और जो दूसरा है A2 है, उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है। तो ये जो मेज़र करेगा ये मेज़र करेगा I2, इसकी रीडिंग I2 होगी। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सी और आसान सी बात ये है कि अमीटर का काम होता है करंट को मेज़र करना, और ये कौन सा करंट मेज़र करता है? जो उसके अंदर से फ्लो करता है। अब एक और बात समझना, जैसे मान लो मैंने बोला ये मेरे पास एक सर्किट है, ये सर्किट है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, R1, R2 और R3। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि R3 में कितना करंट फ्लो रहा है उसको मेज़र करूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि R3 में कितना करंट फ्लो रहा है मैं उसको मेज़र करूँ, तो मेरे पास अमीटर लगाने का एक तरीका तो ये है, और एक तरीका इधर बताता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। जैसे R3 में मेज़र करना है, ये है। जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे R3 में करंट जा रहा I, तो यहाँ पे करंट जा रहा I, ये है मेरा R3। तो एक बार बताओ यहाँ पे करंट, इसमें से कितना करंट जाएगा? सपोज़ करो यहाँ पे I बढ़ गया, यहाँ पे I1 आ गया, यहाँ पे I2 आ गया। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, ये I2 या I1, और यहाँ से कितना गया I। तो एक बात बताओ बेटा, जैसा हमने अभी समझा कि यहाँ पे कौन सा करंट मेज़र करता है? जो इसके अंदर से पास होता है, करंट विच फ्लो थ्रू इट, जो इसके अंदर से करंट जाता है उसी को मेज़र करता है। तो चेक करना, यहाँ पे मुझे मेज़र करना है इसके अंदर जाने वाला करंट। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, चलो इसको हटाता हूँ, कि मैंने इसके पैरेलल में एक अमीटर लगा दिया, तो क्योंकि मैंने इसके पैरेलल में एक अमीटर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कुछ पार्ट इस अमीटर में भी जाएगा। तो अगर इस I का कुछ पार्ट इसमें चला गया, अगर इस करंट का जो मुझे मेज़र करना था, सोच के देखना, फिर दोबारा समझना आराम से। सुनना आराम से। मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, डिटेल में थोड़ा और बात करते हैं। ये है एक तो तरीका, ये है मुझे जिसमें करंट मेज़र करना है, इसमें करंट जा रहा है I, ये मेरा अमीटर है।
दूसरा तरीका ये है, और समझना, मान लो ये रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट जा रहा है I, तो जो मैं मेज़र करना चाहता हूँ, ये वैल्यू थोड़ी देर के लिए न्यूमेरिकल 10 एम्पियर मान लेता हूँ। तो ये जो रेजिस्टेंस R है, इसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, और मैं ये 10 एम्पियर ही मेज़र करना चाह रहा हूँ। ये जो R है, इसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, और मैं 10 एम्पियर ही मेज़र करना चाह रहा हूँ। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलूँ, मैंने इस R के साथ में ये 10 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे पैरेलल में अगर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। तो ये जो करंट है, ये करंट बेटा अब 10 तो नहीं रहेगा, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, कम हो जाएगा उससे। और यहाँ पे जो मेज़र हो रहा है वो क्योंकि 10 से कम हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें अगर ये 10 है तो इसमें भी कितना जा रहा है, 10 ही जा रहा है बेटा। तो अगर हमें यहाँ पे अमीटर की बात करें तो किस में लगाना पड़ता है, सीरीज़ में। तो अमीटर हमेशा किस में लगाया जाता है, सीरीज़ में लगाते हैं बेटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले पॉइंट को समझते हैं। जैसे मैंने बोला, सपोज़ करो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में जो भी वैल्यू मान लो, सपोज़ मान लो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10, और इसमें मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो है 10 एम्पियर, ये इसकी लिमिट है। तो मान लो अभी अमीटर यही है मेरा, यानी जैसे मैंने बोला ये रेजिस्टेंस है R1, इसके साथ में मैंने एक ये अमीटर जोड़ा हुआ है। अब इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो 10 जा सकता है, क्योंकि इस अमीटर की जो लिमिट है वो 10 ही है। ये 10 से ज़्यादा मेज़र नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसमें 10 से ज़्यादा करंट फ्लो कर दूंगा तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं मेज़र कर पा रहा हूँ वो ज़्यादा कर पाऊँ, यानी मैं जितनी जो अमीटर से मेज़र कर पा रहा था उसको बढ़ाना चाहता हूँ, उसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये रेजिस्टेंस जो है इसके साथ में मैंने एक पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया S। अब ये है ये, तो अब मैंने यहाँ पे पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो सबसे पहली बात सुनना बेटा, अब जब यहाँ पे इसमें अमीटर में करंट एंटर होगा तो यहाँ पे ये I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड होगा, और ये I1 और I2 का रेशो जो होगा ये होगा इन्वर्स रेशो होता है, बिकॉज I प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो यहाँ पे होगा S/R। और अमीटर से टोटल कितना करंट जाएगा, I1 + I2। यह अमीटर से आना वाला करंट है। अब चेक करना, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये करंट जो अमीटर में जा रहा है ये R, ये S, इसमें जाने वाला करंट है I1 और इसमें जाने वाला करंट है I2। समझना बेटा, हो सकता है S बराबर R हो। अगर S बराबर R होगा इसका मतलब दोनों में इक्वल करंट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चेक करना, इसका मतलब अगर यहाँ पे करंट 1 तो यहाँ पे भी 1, अगर यहाँ पे करंट 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3। तो इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो 10 जा सकता है। 10 से ज़्यादा जाएगा तो फ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना गया, 10। तो अगर ये इक्वल है तो पहले जब ये अकेला था तो कितना मेज़र कर सकता था, 10, लेकिन अब मैंने इसके पैरेलल में यहाँ पे ऐड कर दिया तो अभी जो मेज़र कर पा रहा है बेटा, ये मेज़र कर पा रहा है 20। समझ में आया बेटा, ये मेज़र कर पा रहा है 20। अब फिर चेंज करते हैं। सपोज़ करो
मैंने तुमसे बोला R तो है 10 और S की वैल्यू शंट यानी 1 है, तो अब जो करंट का रेशो होगा वो उल्टा होगा। इसका मतलब वो बेटा यहाँ पे अगर 1 जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा 10, यहाँ अगर 2 जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पे 20। तो यहाँ मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम 10 जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम 10 कर दूँ तो क्योंकि रेशो 10 टाइम्स है तो यहाँ पे कितना होगा 100। तो अगर ये 1 और ये तो फिक्स है, ये शंट मैंने 1 कर दिया, अब कितना करंट मेज़र कर सकता हूँ मैं 110। भाई ये रेजिस्टेंस था, इसमें 10 से ज़्यादा नहीं जा सकता। अब इसके साथ पैरेलल में मैं ऐड करता रहा हूँ, हो सकता है इसको मैं तो 10 रहने दूँ और इसको 0.1 कर दूँ। तो अब ये जो रेशो है ये 100 का हो गया बेटा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 तो यहाँ 100, अगर यहाँ 2 तो यहाँ 200। इसमें मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है 10। तो अगर यहाँ मैक्सिमम जा सकता है 10 तो इसका 10 टाइम्स यानी 1000। तो इस वाले केस में कितना करंट मेज़र कर सकता है 1010। तो यहाँ पे अगर तुम्हें एक बात समझ में आ रही हो तो वो ये कि जैसे जैसे मैं S को यानी शंट कम करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं शंट की वैल्यू कम करता जा रहा हूँ, पहले ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो मैं मेज़र कर पा रहा था 20। फिर मैंने ये तो फिक्स है, इसको 1 कर दिया तो मैंने मेज़र किया 110। मैंने इसको 0.01 कर दिया तो अब ये मेज़र कर सकता है 1010 यानी 1010। तो मैं जितना जैसे जैसे शंट को कम करता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे शंट को कम करता जाऊंगा, वैसे वैसे जो मैं मेज़र कर पा रहा हूँ वो बढ़ता जा रहा है। तो पहले मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं केवल 10 ही मेज़र कर पा रहा था, लेकिन अगर मैंने इसके साथ पैरेलल में एक छोटा यानी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया तो अब मैं जो मेज़र कर पा रहा हूँ वो पहले से ज़्यादा कर पा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज का मतलब हम कितना मेज़र कर सकते हैं, रेंज का मतलब हम कितना मेज़र कर सकते हैं। तो अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ये बना मेरा अमीटर, ये बना मेरा अमीटर। तो ये बेटा अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अब जैसे मैंने बोला हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जो ये S की वैल्यू हो वो R के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम हो, यानी S स्मॉल होना चाहिए, S शुड बी स्मॉल। S जितना ज़्यादा यानी शंट जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, शंट जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही हमारे लिए रेंज बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे चेक करना, अगर ऐसा है तो हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जो स्मॉल होता है उससे भी छोटा होता है, सबसे छोटे से भी छोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इस अमीटर का रेजिस्टेंस आया, ये है बेटा अमीटर और इसका रेजिस्टेंस, वो शंट से भी छोटा होगा। तो मुझे यहाँ पे एक फ़ायदा तो मिल ही गया कि मैं शंट को जितना कम करूँगा, मैं उतनी ज़्यादा रेंज बढ़ा पा रहा हूँ। मैं शंट को जितना ज़्यादा कम करूँगा मैं उतनी ज़्यादा रेंज बढ़ा पा रहा हूँ। वास्तव में यही है हमारा अमीटर। क्लियर है? अब सुनना, यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, ये वास्तव में जो रेजिस्टेंस होता है ना इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, तो इसमें लिखते हैं भी, सारी बात समझाऊंगा धीरे धीरे करके, एक एक करके। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into a meter, a small resistance
is connected in parallel. Which is known as शंट। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं शंट। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर छोटी सी बात और समझना, ताकि हम धीरे धीरे सारी बात समझ पाएँ। जैसे ये मेरा बन गया, इसको बोलूँगा अमीटर, ये है मेरा अमीटर, और इस अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा बेटा। अब समझना, जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नाम आया तो थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर लूँ। गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहाँ पे आता है। समझना बेटा, क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, ये एक डिवाइस होती है जिससे हम अमीटर और वोल्ट यानी करंट और वोल्ट दोनों मेज़र कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे जैसे 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे भी 1, 2। अब जनरली हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। एक तो होता है AC DC करंट, डायरेक्ट करंट, जो हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं। एक होता है AC करंट यानी अल्टरनेटिंग, जो हमारे पूरा चैप्टर है अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं बेटा। हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में डील कर रहे हैं वो ये होता है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट करंट का मतलब होता है इसमें करंट की डायरेक्शन फिक्स हो। अब जैसे मान लो करंट यहाँ पे इधर जा रहा है, अब यहाँ पे करंट इधर जा रहा है, यही वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ये जो निडल होती है ना बेटा, ये मुझे 1 पे ऐसे 1 के बाद जाएगी। अगर मैंने बोला ये वैल्यू है 2, तो ये जो निडल है ये यहाँ पे मुझे 2 बता देगी। अगर मैंने बोला 3 है तो ये निडल मुझे 3 बता देगी। तो ये जो है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं डिवीज़न, ये बोलते हैं डिवीज़न। अब जैसा भी जो मैं समझा रहा था यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसका भी रेजिस्टेंस होता है। जब इसकी वर्किंग पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो इसको जनरली G से बोलते हैं। तो अभी जो मैं वो R बता रहा था बेटा, वो यही है बेटा। अभी जो मैं R बता रहा था वो यही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसमें ये 1 2 3 4 ऐसा आ गया। अब सपोज करो भी करंट में इधर से फ्लो कर रहा था, अगर इसमें करंट इधर फ्लो करूँगा तो बेटा निडल इधर आएगी, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। तो ये कितना मेज़र कर सकता है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम सपोज ये आ गया, ये 10 मेज़र कर सकता है, ये मतलब था। इस गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है, ये गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम, ये जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मेज़र कर सकता है, इसकी जो रेंज है वो 10 है। तो अब जो मैंने बोला था उस चीज़ को दोबारा बात करता हूँ ताकि अब क्लियरिटी कैसे समझ में आए। ये गैल्वेनोमीटर है, अब इसको G लिख देता हूँ बेटा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, जो अभी मैंने मान के चला था, या इसका रेजिस्टेंस मान लो G बोल देता हूँ। ये मैक्सिमम कितना मेज़र कर सकता है, 10। अब मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा मेज़र करे, तो ज़्यादा मेज़र करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, मैंने इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसका रेजिस्टेंस, ये स्मॉल रेजिस्टेंस। तो अब ये जो मेज़र कर पाएगा इसकी रेंज बढ़ गई। जैसा अभी मैं तुम्हें समझा रहा था, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यही बना मेरा अमीटर जो मैं तुम्हें समझा रहा था, ये जो भी मैंने लिखा था ना बेटा यहाँ पे, ये है तुम्हारे पास G, ये है तुम्हारे पास S, ये I। तो ये मेरे पास बना अमीटर। तो यहाँ पे जो भी मेरा स्टेटमेंट था वो यही था
जैसे अब यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ, आराम से समझना कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। इसको बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस कहलाता है शंट। तो ये जो अमीटर है, इस अमीटर का रेजिस्टेंस अभी तो मैं सबको समझा चुका हूँ, ये होगा बेटा, ये अमीटर का रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? ये इस अमीटर का रेजिस्टेंस होगा, कोई डाउट तो बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, फिर समझना काम की बात, फिर समझना काम की बात। जैसे मैं बोल रहा था, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ये है, ये 1 2, ये मैक्सिमम जो मेज़र कर सकता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसी को बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। ये बेटा किससे बताते हैं? आईजी, फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट आईजी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें समझा रहा था, जो मैं तुम्हें बोल रहा था, ये जो मेरे पास जो मैंने 10 लिया था, ये तो बन गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसमें मैक्सिमम कितना करंट जा सकता था? 10। तो ये आईजी 10 है बेटा। फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब है, जैसे मैंने अभी तुम्हें समझा रहा था कि जब मैं 1 करूँगा तो निडल यहाँ पे आ जाएगी, जब 2 करूँगा तो निडल यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम करंट ये है आईजी। फुल डिफ्लेक्शन मतलब जितने भी डिवीज़न बने हुए हैं वो पूरा का पूरा शो करते ही है। जैसे इधर भी आएगा, दोनों तरफ आता है इसमें। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट वो होता है जिससे मैक्सिमम करंट जा सकता है, यानी जितने भी इसमें डिफ्लेक्शन बने हो। जैसे मान लो ये बना है 1, ये बना है 2, ये बना है 3, मान लो मैक्सिमम 5 है, तो आईजी की वैल्यू कितनी है? 5। जितने डिवीज़न बने हुए हैं, जितने डिफ्लेक्शन बने हुए हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पे शो कर दे, तो उसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट को किससे बताते हैं हम? आईजी से। तो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है? आईजी। यहाँ पे मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है? आईजी। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ यहाँ पे आई भेजता हूँ, तो रिमेनिंग आई माइनस आई जी यहाँ जाएगा बेटा। यहाँ पे रिमेनिंग आई माइनस आई जी यहाँ जाएगा। तो अब समझना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये मैक्सिमम में पहुँच चुका है। जैसे मैंने अभी तुम्हें समझा रहा था, जो चीज़ बता रहा था, अगर ये 1 तो ये 10, अभी समझा रहा था जब R की वैल्यू 10 है और S की वैल्यू 1 है, जो एक्सप्लेन कर रहा था। अगर ये 1 तो ये 10, अगर ये 2 तो ये 20, अगर ये 3 तो ये 30, तो अगर ये 10 तो ये 100। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है बेटा। तो ये यहाँ पे जा सकता है, वो मैक्सिमम करंट है। तो जो आई लिखा है ना बेटा, ये होता है रेंज ऑफ अमीटर, यानी अमीटर से मैं मैक्सिमम कितना मेज़र कर सकता हूँ। और सिमिलरिटी के साथ समझ में आ जाएगा तुम्हें एक ही बार में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन पूरा कर चुका हूँ। ये है R, ये है S, इसमें था I1, इसमें था I2, यहाँ पे था I। तो यहाँ पे जो तुमने अमीटर का रेजिस्टेंस बोला था वो था SR अपॉन R प्लस S, और यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 था। तो ये वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम हो चुकी है। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम हो चुकी है। और चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि अब दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों पे
वोल्टेज बराबर होगा, दोनों पे वोल्टेज बराबर होगा। या चाहो तो जैसे मैं बोला था करंट का जो रेशो होगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, इन्वर्स रेशो होता है बेटा। इन्वर्स रेशो मतलब एस अपॉन जी। तो अगर इन्वर्स रेशो हो गया, तो अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो चेक करना आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। और यहाँ से आ गया, अगर मैं शंट निकालना चाहूँ एस की वैल्यू तो आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो जैसा मैं तुम्हें समझाता, ये मैं कितना करंट मेज़र कर सकता हूँ, मैं कितना करंट मेज़र कर सकता हूँ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शंट के ऊपर। और जैसा अभी तुम्हें समझाया था मैंने कि जैसे जैसे मैं शंट को कम करूँगा वैसे वैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारी जो बात आई अमीटर, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, अमीटर को हम पूरा समझ चुके हैं। तो अमीटर में जो भी बात थी अब मैं उसको एक बार पूरा फटाफट यहाँ पे बात करता हूँ, ये फिगर और ये चीज़ दोबारा बनाऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट समझना, फटाफट बात करता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर ये जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आई जी इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो अगर मेरे को गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसके साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं शंट, और ये पूरा बनता अमीटर। तो अमीटर में यहाँ पे ये अभी जैसे मैंने बताया था, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू एस जी अपॉन एस प्लस जी, और यहाँ पे आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। आई थिंक ये क्लियर है बेटा। तो ये सारी बातें, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और उसके बाद हम अमीटर के एंड की तरफ पहुँच चुके हैं। समझना, हाँ इसके लिए एक बार जनरली बुक्स वगैरह में होता है ना बेटा, वो ऐसे बताते हैं। जो फिगर यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था इस तरह से है ना, ये पूरा अमीटर है हमारा और इसकी रेंज है, ये पूरा है अमीटर, इसका रेजिस्टेंस अमीटर का ये लिखा हुआ मिलता है। क्लियर? आप समझना बेटा यहाँ पे लास्ट बात अमीटर के लिए। तो जैसे मान लो ये है अमीटर, ये मान लो 10 वोल्ट है, ये 10 है। समझना, अभी यहाँ पे कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर। तो अभी तो क्योंकि मेरे सामने वैल्यू दिख रही है, तो मुझे वैल्यू दिख रही है तो पता लगा सकता हूँ कि 1 है। अब मान लो मुझे वैल्यू नहीं दिख रही होती, सपोज़ करो मुझे नहीं पता ये कितना है, ये कितना है, मैं तो ये चाहता हूँ इसमें करंट कितना हो। तो करंट कितना जा रहा है इसको मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू अभी मैं 10 बोल रहा हूँ, ये अमीटर का रेजिस्टेंस है, अमीटर का रेजिस्टेंस। तो अब एक बार बताओ, इस सर्किट में जो अब करंट जाएगा ना बेटा I1, वो होगा E अपॉन R1 प्लस RA होगा बेटा। अब यहाँ पे I को मैं I1 बोल देता हूँ। अब एक बात बताओ यार, जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बढ़ाऊँगा वैसे वैसे I कम होता जाएगा। जैसे मान लो सपोज़ करो मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा कर देता हूँ कि अमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए। अगर अमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो I1 की वैल्यू I यानी 1 आ रही है, जो रियल वैल्यू है जो मैं मेज़र करना चाहता था। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस 0 कर दूं, अगर मैं किसी तरह से इसका रेजिस्टेंस 0 कर दूं, तो जो रियल करंट है वही मेज़र कर पा रहा हूँ। लेकिन ये कब होगा, जब इसका रेजिस्टेंस कितना हो, अमीटर का 0। और अमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं हुआ तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा, इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, वैसे से कम होता जाएगा ये। जैसे सपोज़ करो मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस मैंने 10 कर दिया, अब इसका रेजिस्टेंस 10 कर दिया तो यहाँ पे जो करंट आ गया ना बेटा वो आ गया 1/2। तो रियल करंट कितना था 10, मैं मेज़र कितना कर पा रहा हूँ रियल करंट कितना था 1, मेज़र कितना कर पा रहा हूँ 1/2। तो क्या 50% करंट रह गया, यानी एरर बढ़ गई। तो जितना ज़्यादा तुम अमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट में
वेरिएशन आएगा, जैसे इससे हम उतना दूर होते चले जाएंगे, हमारी जो रियल वैल्यू है उस वैल्यू से उतना डिफरेंस आता चला जाएगा। और अगर डिफरेंस आता चला गया तो ये परसेंटेज एरर बढ़ती जा रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज एरर ना आए, अगर मैं चाहता हूँ परसेंटेज एरर ना आए तो क्या करूँ बेटा? परसेंटेज एरर नहीं आने के लिए, परसेंटेज एरर ना आए तो इसको क्या कर दूँ? 0। तो कोई परसेंटेज एरर नहीं होगी। तो यहाँ पे अब मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ, हालांकि पॉसिबल नहीं है 0 करना, कि अगर मैं चाहता हूँ कि अमीटर आइडियल हो, आइडियल मतलब रियल वैल्यू हमें मिले, तो उसके लिए अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0। उसके लिए अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0। तो फटाफट यहाँ पे सबसे पहले सुनना, अमीटर के बारे में सबसे पहली बात क्या थी? क्या मेज़र करता है? मेज़र करंट। दूसरी बात, कौन सा करंट? जो इससे फ्लो होता है, विच फ्लो थ्रू इट। तीसरी बात, किस में जोड़ते हैं? सीरीज में। चौथी बात, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। इज 0। और अगली बात, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये है मेरा अमीटर, इसके साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको बोलते हैं शंट। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर ये होता है SG/S+G। और यहाँ पे अगर कितना करंट में मेज़र करना चाहता हूँ उसके लिए मैं यहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास IG जो फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो अगर मुझे IG पता है यानी फुल डिफ्लेक्शन करंट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी G पता है मुझे, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, तो मैं यहाँ पे जितना मुझे करंट मेज़र करना है उसके अकॉर्डिंग S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर बात बेटा? तो ये है अमीटर।